आज की हमारी वीडियो का टॉपिक है इनको फैक्टर। इससे पहले हमने एंजाइम का स्टार्ट लिया था। एंजाइम के अंदर हमने एंजाइम की डेफिनेशन पढ़ी, एंजाइम का इंट्रोडक्शन पढ़ा। आज जो हम पढ़ने लगे हैं वो है एंजाइम का एक मेन कंपोनेंट है जिसे हम बोलते हैं बच्चे कोफैक्टर। अब कोफैक्टर क्या होता है कि हम अगर एंजाइम की शेप को देख लें तो इस तरह से एंजाइम जो है वो हमें पता है कि पूरा प्रोटीन से मिलकर बना है। अब इस एंजाइम के साथ जो है यहाँ पे हमारे पास एक ऐसा मटेरियल इन्वॉल्व होता है जो प्रोटीन से मिलकर नहीं बना होता। कोई भी ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक कोई इस तरह का फैक्टर काम करता है जिसको हम कोफैक्टर बोलते हैं। कोफैक्टर का काम क्या है कि आपको पता है एंजाइम के साथ हमने कल बोला था कि एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जो है वो अटैच होता है। सबस्ट्रेट क्या है कि हमारे पास कोई भी आने वाला जो रिएक्टेंट होगा जिसके साथ एंजाइम ने जुड़ना होता है उसको हम क्या बोलते हैं, सबस्ट्रेट बोलते हैं। तो कोफैक्टर क्या है, यानी सबस्ट्रेट और एंजाइम के दरमियान एक ब्रिज की तरह, एक पुल की तरह काम करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर। बेसिकली एंजाइम के करैक्टर को पढ़ने से पहले हम कुछ मेन कंसेप्ट देखेंगे, जैसे कि कोफैक्टर है, प्रोस्थेटिक ग्रुप है, कोएंजाइम है। ये मेन डेफिनेशंस हैं, इनको हम पहले पढ़ लेंगे और फिर जो है वो हम एंजाइम के करैक्टर की तरफ आएंगे। तो अब कुछ एंजाइम जो होते हैं वो सोनली प्रोटीन होते हैं, यानी वो सिर्फ प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं। इसका मतलब ये है कि कुछ एंजाइम को किसी ज़रूरत नहीं होती कोई भी वर्क करने के लिए, लेकिन कुछ एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको नॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है, यानी यहाँ पे उनका जो कंपोनेंट आके अटैच होता है वो प्रोटीन से मिलकर नहीं बना होता, नॉन प्रोटीन होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोफैक्टर बोलते हैं। अब कोफैक्टर में बच्चे मैं आपको बता चुकी हूँ कि कोफैक्टर जो है वो क्या करता है, इस एंजाइम के दरमियान, ये हमारे पास क्या है, एंजाइम है, और ये क्या है, हमारे पास सबस्ट्रेट है। एंजाइम के दरमियान और सबस्ट्रेट के दरमियान जो है ये किसके तौर पर काम करता है, एक ब्रिज के तौर पर काम करता है, यानी कोफैक्टर आके इसके साथ अटैच हो जाता है। अब नेक्स्ट अगर हम देखें कि कोफैक्टर की जो हमारे पास एग्जांपल है, कोफैक्टर आपका इनऑर्गेनिक कोई भी मेटल आयन भी हो सकता है, कोई ऑर्गेनिक भी हो सकता है, जैसे कि फ्लेविन और हीम वगैरह। यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाई हुई है कि हमारे पास एंजाइम है, एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट जो है वो आके अटैच हुआ है, और ये हमारे पास क्या है, कोफैक्टर है जो आके इसके साथ लगेगा। इसको कोफैक्टर जो है बच्चे, ये सारा प्रोटीनिशियस मटेरियल है, एंजाइम सारा प्रोटीन से मिलकर बना हुआ है, लेकिन जो कोफैक्टर है वो प्रोटीन से मिलकर नहीं बना हुआ, बल्कि वो क्या है, हमारे पास कोई भी इनऑर्गेनिक है, जो इनऑर्गेनिक है या कोई ऑर्गेनिक है लेकिन जिसमें प्रोटीन नहीं है। कोफैक्टर के बाद आप हमारे पास एक और टर्म है जो है प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम। प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम क्या होता है कि प्रोस्थेटिक ग्रुप, अब देखिए बेटा, हमने कोफैक्टर को देख लिया कि सबस्ट्रेट और एंजाइम को के दरमियान एक ब्रिज के तौर पे काम करने वाली जो चीज़ है, जो क्या है, कोफैक्टर है, जो प्रोटीन से मिलकर नहीं बनी हुई कोई भी इनऑर्गेनिक मटीरियल है, जो क्या करता है, इसकी फंक्शनिंग को बेटर करने में मदद देता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास प्रोस्थेटिक ग्रुप। अब प्रोस्थेटिक ग्रुप क्या है बच्चे, कि अगर हमारे पास ये कोफैक्टर एंजाइम के साथ तेज़ी से जुड़ जाता है, या एंजाइम के साथ आप उसको कह सकते हैं कोवलेंटली बॉन्ड बनाता है, या उसके साथ सख्त बॉन्डेड रहेगा, उसके साथ जुड़ा रहेगा, तो टाइटली बाउंड रहेगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप। लेकिन अगर यही कोफैक्टर इस एंजाइम के साथ लूजली बाउंड हो जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, कोएंजाइम। अब एक प्रोस्थेटिक ग्रुप और कोएंजाइम की डेफिनेशन आप देख सकते हैं कि अगर कोई कोफैक्टर एंजाइम के साथ टाइटली बाउंड हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा। यानी ये आपका कोफैक्टर है, अगर इसने इस एंजाइम के साथ ये टाइटली बाउंड हो गया है, डिटैचेबल नहीं है, तो ये प्रोस्थेटिक ग्रुप कहलाएगा। लेकिन अगर यही एंजाइम के साथ लूजली बाउंड होगा तो ये क्या कहलाएगा, कोएंजाइम कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास है एपो एंजाइम और हेलो एंजाइम। एपो एंजाइम जो है ये आपकी दो बचे न्यू टर्म्स हैं जो फर्स्ट ईयर में आपके बुक के ऊपर गिवन है। एपो एंजाइम और हेलो एंजाइम जो है 9th क्लास में आपकी ये टर्म्स नहीं गिवन, लेकिन आपको पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एपो एंजाइम और हेलो एंजाइम। एपो एंजाइम बेटा वो एंजाइम है जिसमें हम क्या करते हैं कि अगर हमने कोई एंजाइम ले लिया है और इस एंजाइम में से हम उसका को एंजाइम या उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप निकाल देते हैं तो वो क्या कहलाएगा, एपो एंजाइम कहलाएगा। यानी जो सिर्फ प्रोटीन, ये प्रोटीनिशियस पार्ट जो सिर्फ रह जाएगा वो हमारे पास कौन सा होगा, एपो एंजाइम होगा। लेकिन अगर हम नेक्स्ट पे देखते हैं तो नेक्स्ट हमारे पास हेलो एंजाइम है। हेलो एंजाइम बच्चे क्या होता है कि वो एंजाइम की एक एक्टिवेटेड फॉर्म है जिसमें पॉलीपेप्टाइड ऑफ चेन भी है, जिसमें कोफैक्टर भी है, तो जिसमें ये तमाम चीज़ें इन्वॉल्व होंगी वो हमारे पास कौन सा होगा, एक्टिवेटेड एंजाइम कहलाएगा वो, और वो हेलो एंजाइम कहलाएगा। एपो एंजाइम और हेलो एंजाइम आपको समझ आ गई होगी। यानी एपो एंजाइम वो एंजाइम जिसमें से आप उसका प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है या कोफैक्टर जो है या कोएंजाइम,
एपो एंजाइम और हेलो एंजाइम अब आपको समझ आ गई होगी। यानी एपो एंजाइम बेटा वो है जिसका आप को फैक्टर या को एंजाइम, यानी जिसका आप को एंजाइम या प्रोस्थेटिक ग्रुप आप उसको डिटैचेबल कर देते हैं, आप उसको रिमूव कर देते हैं, तो वो हमारे पास एपो एंजाइम होगा। नेक्स्ट जो है वो है हेलो एंजाइम। हेलो एंजाइम क्या होगा कि ऐसा जिसमें जो एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है, जिसके अंदर आपका को फैक्टर उसमें प्रेजेंट होता है, को फैक्टर उस एंजाइम के अंदर प्रेजेंट रहेगा, वो हमारे पास कौन सा कहलाएगा, हेलो एंजाइम कहलाएगा। नेक्स्ट जो है वो है हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी। बेटा एक्टिवेशन एनर्जी क्या है बच्चे, कि मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी है जो क्या करती है, किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए ज़रूरत होती है, उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। यानी अगर आपका कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए, पुश करने के लिए एक थोड़ी मिकदार में हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, उस एनर्जी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी। एंजाइम जो है वो क्या करते हैं, इस एक्टिवेशन एनर्जी को यानी अब देखिए आप किसी रिएक्शन को स्टार्ट कर रहे हैं, उस रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए एक बैरियर के तौर पे, जैसे यहाँ पे अगर आपने किसी हाइट से नीचे की तरफ आना है तो आप सिर्फ धक्का देंगे तो वो रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह से एंजाइम जो होता है वो उस एक्टिवेशन एनर्जी को क्या कर देता है, कम कर देता है, ताकि उसका रिएक्शन जो हो वो स्पीड अप हो जाए। अब बच्चे मैं उसकी आपको वजह बताती हूँ कि एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को कैसे लोअर करेगा। एंजाइम एक्टिवेशन एनर्जी को दो तरीक़ों से लोअर करता है। अब देखिए अगर एक रिएक्शन को स्टार्ट करने के लिए हमें 100 जूल की एनर्जी रिक्वायर है, मतलब 100 जूल की एनर्जी अगर हम रिएक्शन को स्टार्ट करने से पहले दे देते हैं तो ये रिएक्शन फ़ौरन से स्पीड अप होकर फ़ौरन एंड प्रोडक्ट पे आ जाएगा। लेकिन एंजाइम क्या करता है, इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है। जैसे 10 जूल की एनर्जी देगा तो उससे क्या होगा, इस एनर्जी को लोअर करने से रिएक्शन को बस एक धक्का देने की ज़रूरत होती है, रिएक्शन आगे ख़राब नहीं होता, रिएक्शन स्लोली स्मूथली परफॉर्म होता है। लेकिन अगर आप उसको बहुत ज़्यादा मिकदार में एनर्जी दे देते हैं बच्चे, तो ज़्यादा मिकदार में एनर्जी देने से रिएक्शन तो स्पीड अप होगा लेकिन रिएक्शन उस तरह से नहीं परफॉर्म होगा। इसलिए एंजाइम इस एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है ताकि रिएक्शन को स्पीड अप करवा दे, ठीक है। उसके बाद एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को भी, जो शेप होती है उसको चेंज करके भी, उसकी शेप को अल्टर करके भी वो क्या कर सकता है, एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर सकता है। यानी अब देखिए एंजाइम के साथ अगर किसी सबस्ट्रेट ने आके लगना है तो उसकी शेप को अल्टर करके भी वो क्या कर सकता है, एक्टिवेशन उसको रिएक्शन को स्पीड अप करता है। एंजाइम जो है वो उसकी बेटा करेक्टर, पहला जो करेक्टर है वो ये है कि एंजाइम जो है वो प्रोटीन से मिलकर बने हुआ है। ये तो पहला आपको पता होगा कि जितने भी तरह के एंजाइम हैं, हमने जब डेफिनेशन की बात की थी, अगर आप लोगों में से किसी ने पहला लेक्चर नहीं लिया तो पहला लेक्चर लेके देख लें कि जो एंजाइम्स होते हैं वो हमारे पास प्रोटीन से मिलकर बने हुए हैं। यानी अगर हम एक एंजाइम का स्ट्रक्चर इस तरह का ले लेते हैं तो ये जितने भी एंजाइम हैं बच्चे, ये किससे मिलकर बने होंगे, प्रोटीन से। और प्रोटीन किससे मिलकर बनता है, प्रोटीन हमारे पास अमाइनो एसिड के से मिलकर बनता है। यानी जब अमाइनो एसिड आपस में मिलते हैं तो वो मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। अब दूसरा अगर हम करेक्टर देखें, आपको पता होगा कि एंजाइम क्या करता है, रिएक्शन को स्पीड अप करता है उसके अंदर बगैर इस्तेमाल हुए। अब देखिए मैं आपको यहाँ पे एक एग्जांपल समझाती हूँ कि अगर हमारे पास ये एंजाइम है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सबस्ट्रेट है। सबस्ट्रेट मैंने आपको कल भी बताया था कि हमारे पास रिएक्टेंट के तौर पे काम करता है पिछली वीडियो में, कि सबस्टेंट आपका एक तरह का रिएक्टेंट है जो एंजाइम के साथ जुड़ेगा। अब ये जब एंजाइम के साथ हो गया है, ठीक है, अटैच हो गया है सबस्ट्रेट आके, तो एंजाइम इसके रिएक्शन को क्या कर देगा, स्पीड अप कर देगा। इसकी स्पीड अप करने से क्या होगा कि वो रिएक्शन के अंदर खुद इन्वॉल्व नहीं होगा, मतलब वो इसमें यूज़ नहीं हो रहा, बस इसको स्पीड अप कर रहा है। जैसे केमिस्ट्री के अंदर रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट अपना काम करते हैं, इसी तरह से यहाँ पे भी एंजाइम जो होंगे वो क्या करेंगे, इसके रिएक्शन को स्पीड अप करेंगे विदाउट यूजिंग। उसके बाद इनकी जो प्रेजेंस होती है वो प्रोडक्ट को अफेक्ट नहीं करती। यानी एंजाइम यही नहीं है कि एंजाइम उसके अंदर खुद इन्वॉल्व होगा तो रिएक्शन जो है वो होगा, एंजाइम बस उसको स्पीड अप कर रहा है। और स्पीड अप करने की सूरत में क्या होगा कि वो हमारे पास इसकी जो प्रोडक्ट्स बन रही है उसकी नेचर को अफेक्ट नहीं करता। मतलब ये सबस्ट्रेट ही आगे आपको पता है बच्चे कि सबस्ट्रेट हमारे पास किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्रोडक्ट में। इसके अगले लेक्चर में हम एंजाइम का मैकेनिज्म देखेंगे जिसमें हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे। उसके बाद बच्चे स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम एज अ रेट अ केमिकल रिएक्शन, अगर आपके पास एंजाइम स्मॉल अमाउंट में भी है, थोड़ी मिकदार में भी प्रेजेंट है, तब भी वो क्या करता है, रिएक्शन को एक्सेलरेट करने में हेल्पफुल है। एक एंजाइम एक रिएक्शन को भी स्पीड अप कर सकता है, लेकिन एक एंजाइम आपका एक रिएक्शन से ज़्यादा जो फर्दर हमारे पास रिएक्शंस होते हैं उनको भी स्पीड अप करने में मदद देता है। उसके बाद है बच्चे
कि जो एंजाइम है वो किसी भी तरह का माइनर जो चेंज होता है उससे अफेक्ट हो जाते हैं, जैसे कि टेम्परेचर का बदलना या पीएच की कंसंट्रेशन का बदलना। तो जो भी चेंज आएगा किसी भी नेचर में उसकी वजह से एंजाइम की जो नेचर होती है या वो एंजाइम जो अपने उनकी नेचर होती है वो उन चीज़ों से सेंसिटिव होती है, उनके अंदर भी फिर तब्दीली आना शुरू होती है। जैसे कि बाहर का टेम्परेचर अगर बदल जाता है तो एंजाइम का जो वर्क होगा, एंजाइम जो है वो भी उसकी नेचर के अंदर भी हमारे पास क्या आएगा, चेंज आएगा। एंजाइम जो है वो या तो अपना काम थोड़ी देर के लिए उनका रुक जाता है या इस तरह से वो उनकी एक्टिविटी को फिर अफेक्ट करता है। उसके बाद लास्ट पे है बच्चे कि हर एंजाइम को किसी न किसी को फैक्टर की ज़रूरत होती है प्रॉपर फंक्शनिंग के लिए। यानी एंजाइम जो है वो उन सब को किस न की ज़रूरत होती है हमारे पास कोफैक्टर की, जिसको मैं आप बता चुकी हूँ। कोफैक्टर आपका कोई भी इनऑर्गेनिक जो सब्सटेंस है जो एंजाइम के साथ आके अटैच हुआ होता है वो क्या कहलाता है, कोफैक्टर। इसकी करैक्टर में आप जो दूसरी बात कर सकते हैं वो आप एक्टिवेशन एनर्जी का करैक्टर भी इसमें लिख सकते हैं कि एंजाइम लोअर द एक्टिवेशन एनर्जी टू स्पीड अप द रिएक्शन। ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि एंजाइम कैसे एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर करते हैं।